दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है बृहस्पतिवार 24 दिसंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों नए साल यानी कि 2021 में बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। जी हां, यानी कि आपको बिजली का बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बिजली कंपनियों ने नए साल में 10% बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। जी हां, साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली की दर में 10% बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जी हां, और इस प्रस्ताव को इस सप्ताह के अंत तक राज्य विद्युत विनियम आयोग को सौंपने की तैयारी है। जी हां, बिहार में फिलहाल बिजली की रेट की बात करें तो शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 0 से 100 यूनिट के लिए सब्सिडी मिलने के बाद 4 रुपए 22 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करना होता है। जबकि 101 से 200 यूनिट के लिए 5 रुपए 2 पैसे प्रति यूनिट, 201 से 300 यूनिट के लिए 5 रुपए 87 पैसे प्रति यूनिट और 300 यूनिट से ऊपर के लिए 6 रुपए 67 पैसे प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होता है। जी हां, शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 40 रुपए प्रति किलो वाट का फिक्स चार्ज भी देना पड़ता है। दोस्तों बिहार में आज से जूनियर डॉक्टर काम नहीं करेंगे। जी हां, जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से बिहार में आज से स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होगी। जी हां, और हो भी रही है। जूनियर डॉक्टरों की भूमिका स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। जी हां, लगातार सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों की बड़ी भूमिका निभाते आ रहे हैं और अब उन्होंने स्ट्राइक पर जाने का फैसला कर लिया है, जो चला भी गया है। जी हां, जूनियर डॉक्टरों की एक सूत्री मांग स्टाइपेंड बनाने की है। जी हां, कल सुबह 7 बजे से ही सभी जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जी हां, जूनियर डॉक्टरों के संगठन ने कल ही इसका ऐलान कर दिया था। जूनियर डॉक्टर संगठन के मुताबिक उन्होंने अपनी तरफ से मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अधीक्षक को जानकारी दे दी है। दोस्तों भागलपुर में दहेज नहीं मिलने से नाराज पति ने वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। जी आपको बता दूं कि 3 साल पहले ही इसकी शादी हुई थी। यह मामला भागलपुर के कहलगांव के एनटीपीसी थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता के मां ने पुलिस को बताया कि बेटी की शादी नवंबर 2017 में मोइन अंसारी के साथ हुई थी। शादी के बाद बेटी के पति ससुर सास दहेज की मांग करने लगे, जबकि मैंने दहेज में 1 लाख रुपए के अलावा सोने और चांदी के जेवरात भी दिया था। इसके बावजूद भी बेटी को प्रताड़ित करने लगे तो वे लेकर गांव आ गई, जिसके बाद उसके पति ने वीडियो कॉल के जरिए कहा है कि वह तलाक दे रहा है। जहां पीड़िता की मां ने कहा है कि वह अपनी बेटी को लेकर थाना गई और शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं किया। जी हां, इसके बाद वह डीआईजी के पास गुहार लगाने पहुंची। महिला के आवेदन पर डीआईजी सुजीत कुमार ने मामला को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी आशीष भारती को से जांच करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए जल्द मेगा स्किल सेंटर खोलने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे युवा नए कौशल का प्रशिक्षण पाकर अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त कर सकेगा। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय पार्ट 2 के तहत श्रम संसाधन मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार में मदद के लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना, युवाओं को कंप्यूटर संवाद एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को युवाओं को और बेहतर तकनीक प्रशिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे छात्रों की दक्षता में वृद्धि हो सकेगी, इससे उन्हें बेहतर रोजगार मिल सकेगा। दोस्तों शीतलहर की वजह से पूरा बिहार इस वक्त कड़ाके की सर्दी का सामना कर रहा है। जी हां, मौसम विभाग की तरफ से बिहार के ज्यादातर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जी हां, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सीमांचल, मिथिलांचल और मगध का तापमान लगातार तीसरे दिन 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। जी हां, दिन के तापमान में कमी की वजह से लगातार लोगों को ज्यादा कनकनी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजधानी पटना की बात कर तो राजधानी पटना का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गया जिला एक बार फिर से बिहार में सबसे ठंडा रहा। जी हां, गया का तापमान कल 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। गया के अलावा मुजफ्फरपुर, छपरा में भी कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। बिहार के 2 दर्जन से ज्यादा जिलों को शीतलहर ने अपनी चपेट में ले रखा है। जी हां, पटना मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल बिहार में मौसम का मिजाज इसी तरीके से बना हुआ रहेगा। जी हां, सुबह में कोहरा छाया रहेगा, लेकिन दिन में धूप खिलेगी। दिन के तापमान में थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और पछुआ हवाओं ने सुबह में लगातार ठंडा बढ़ाई है। जी और शीतलहर का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है।
बिहार के 17 जिले के डीएम 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं। जी हां, सामान्य प्रशासन की ओर से इन्हें ये जानकारी दी गई है। विभाग ने बिहार के कुल 27 आईएएस अफसरों को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है कि वे 1 महीने के लिए मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री आईएएस एकेडमी में मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जहां कभी कृष्ण तो कभी शिव के अवतार में देखने वाले तेज प्रताप यादव कभी साइकिल चलाते हैं तो कभी घुड़सवारी करते दिखाई देते हैं। जी हां, कभी मिठाई बनाते हैं तो कभी शंख बजाते हैं। ताजा मामला तेज प्रताप यादव का एक मंदिर परिसर में भक्त के वेश में देखने जाने का वीडियो है। जी हां, पीली धोती और उजली टी शर्ट के साथ काला जैकेट पहले तेज प्रताप यादव के हाथ में माला दिख रही है। जहां बैकग्राउंड में राधा और कृष्ण का भजन बज रहा है। वीडियो में तेज प्रताप यादव किसी मंदिर परिसर में टहलते नजर आ रहे हैं। जो ये वीडियो वायरल हो गया है। जो तेज प्रताप यादव का भक्ति वाला अंदाज कोई नया नहीं है। कुछ हफ्ता पहले ही उन्होंने शिव भक्ति में लीन अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। दोस्तों, बिहार में जमीन वालों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि आपको यह जानकर खुशी होगी कि किसी भी मौजा की मापी कराने आए लोगों से उसके गांव का नक्शा नहीं मांगा जाएगा। जहां इस नए बदलाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र भी भेज दिया है कि अब अंचल अधिकारी यानी कि सीओ मौजा की मापी कराने आए रैयतों के गांव का नक्शा नहीं मांगेंगे। बिहार सरकार के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक संजय सिंह ने राज्य के सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर यह आदेश दे दिया है कि कोई भी अंचल अधिकारी अब मौजा की मापी कराने आए लोगों से उसके गांव का नक्शा नहीं मांगेंगे। जब पत्र में यह स्पष्ट किया है कि सभी राजस्व मौजा का नक्शा 2 प्रतियों में अंचल कार्यालय में रखा जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि अब तक जमीन का मापी कराने आए रैयतों से ही उसके गांव का नक्शा मांगा जाता था, लेकिन अब नहीं मांगा जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफर याब जिलानी ने कहा है कि अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद जिसका खाका 3 दिन पहले ही लॉन्च किया गया वह वक्फ एक्ट और शरीयत यानी कि इस्लाम कानून के खिलाफ है। जी हां, एक समाचार एजेंसी के अनुसार जफर याब जिलानी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद वक्फ अधिनियम का उल्लंघन करती है। उन्होंने कहा है कि यह शरीयत कानून का भी उल्लंघन करती है, क्योंकि वक्फ अधिनियम शरीयत पर ही आधारित है। जफर याब जिलानी ने कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस जमीन को नाजायज, गैर कानूनी और भारत के संवैधानिक कानून में आने वाले शरीयत के खिलाफ मानता है। जफर याब जिलानी ने कहा है कि हमने एक स्टैंड लिया था कि मस्जिद के बदले जमीन लेना गैर कानूनी है। जब जमीन ही अवैध होगी तो फिर उसके ऊपर बनी मस्जिद भी अवैध ही होगी, और हम अवैध मस्जिद में नहीं जाते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। जी हां, इस बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने राज्य में धान की खरीद के लिए कुल 9,500 करोड़ की गारंटी दी है। जी हां, कैबिनेट ने खरीफ मौसम 2020-21 से बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नाबार्ड या अन्य वित्तीय संस्थानों से 3500 करोड़ कर्ज लेने के लिए राज्य की गारंटी दी है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किसानों के मुद्दे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बुधवार को चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर पार्टी के कार्यक्रम में मौजूद तेजस्वी यादव ने कहा कि बापू की मूर्ति के नीचे खड़े होकर हमने किसानों के आंदोलन में सांस देने का संकल्प लिया था। हम इस संकल्प पर आज भी कायम हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों को मजदूर बना दिया है। किसानों को और मजदूरों को नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज व्यापारियों, शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं और एपीएमसी समेत मंडियों को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता के लिए हम सब खड़े हैं। लगे हाथ तेजस्वी यादव ने एमएसपी को लीगल लाइन किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती, राजद किसानों के आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को जब फसल का मूल्य ही नहीं मिलेगा तो उसे दुगुना कैसे दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद पहले से ही किसानों की समस्या पर आंदोलन कर रहा है। जब बिहार में मंडी व्यवस्था खत्म की गई थी उस समय भी हमने विरोध आंदोलन किया था।
दोस्तों, अगर आपको भी आधार में कोई भी जानकारी अपडेट करानी है तो फिर आपके लिए जरूरी खबर है। जी हां, आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। अब आप एक बार फिर से घर बैठे अपना नाम, पता और जन्म तिथि और फिर लिंग अपडेट करा सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि बीच में UIDAI ने एड्रेस के अलावा सभी डेमोग्राफिक डिटेल्स को अपडेट कराने की सुविधा को बंद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से इस सुविधा को शुरू किया गया है। UIDAI ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। जी हां, ट्वीट में लिखा गया है कि आप घर बैठे UIDAI की वेबसाइट पर अपना नाम, पता, जन्म तिथि और लिंग अपडेट करा सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में राशि खर्च करने के मामले में भी रोचक रहे हैं। जहां शपथ पत्र में सबसे अधिक संपत्ति का दावा करने वाले पूर्व नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश शर्मा को चुनाव लड़ने के लिए पुत्र राजीव कुमार से 7 लाख रुपए चंदा लेना पड़ा। जी हां, पार्टी से भी 15 लाख रुपए खर्च के लिए मिले थे। वहीं 2 कांग्रेसी उम्मीदवारों ने सबसे अधिक राशि खर्च की थी। दूसरी ओर राजद के उम्मीदवारों ने सबसे कम खर्च करके चुनाव जीता। जी हां, पार्टी के रूप में कांग्रेस ने सर्वाधिक 28 लाख रुपए उम्मीदवारों को चुनाव में खर्च करने के लिए दिए। हालांकि सकरा के उम्मीदवारों ने कंजूसी बरती। पार्टी से मिले 28 लाख से महज 8,74,000 रुपए ही खर्च किए। जी हां, वे काफी कम अंतर से चुनाव हारे थे। जिला निर्वाचन कार्यालय की तैयारी की रिपोर्ट के अनुसार पारू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अनुनय सिन्हा ने सबसे अधिक राशि खर्च की। जी हां, उन्होंने 27,99,650 रुपए खर्च किए। इसके बावजूद भी वे चुनाव हार गए। यहां तक कि वे तीसरे नंबर पर रहे। जी हां, वही मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विजेंद्र चौधरी ने उनसे थोड़े कम 26,80,307 रुपए खर्च किए। फर्क यह रहा कि उन्होंने ये चुनाव जीत लिया। वहीं राजद के डॉक्टर अनिल सहनी और राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव सबसे कम राशि खर्च करके चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार रहे। जी हां, डॉक्टर सहनी ने 11,47,699 रुपया और मुन्ना यादव ने 11,73,568 रुपए खर्च किए। इसके अलावा कांटी से इसी पार्टी से इसराइल मंसूरी ने भी करीब 14 लाख रुपए खर्च करके चुनाव जीता। बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने शिक्षा की बेहतर स्थिति न होने की बात कबूली है। पटना के अनुग्रह नारायण कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान अशोक चौधरी ने कहा कि पिछले 15 सालों में एक बेहतर काम जरूर हुए हैं, लेकिन काफी कुछ किया जाना अभी बाकी है। अशोक चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में शिक्षा, खासतौर उच्च शिक्षा की स्थिति अभी बेहतर नहीं है। जहां उच्च शिक्षा में नामांकन 15% तक है, जिसे 25% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उनके मुताबिक शिक्षण संस्थान खोले जाते हैं इस मकसद से नहीं कि पढ़ाई हो, बल्कि इस मकसद से कि किसी तरीके से कमाई की जाए। अशोक चौधरी के मुताबिक आज से 15 साल पहले शिक्षा जगत की क्या स्थिति थी। बिहार में अब भी हायर एजुकेशन की स्थिति अच्छी नहीं है। बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर विपक्ष के साथ साथ अपने ही गठबंधन के सदस्यों के आरोपों का सामना कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ा जवाब दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जिसकी जो मर्जी है वो बोलता है, उसे बोलने दीजिए। नीतीश कुमार के इस बयानों से साफ जाहिर है कि वे विपक्ष के आरोपों को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लंबे समय बाद पुलिस मुख्यालय पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के कानून व्यवस्था और अपराध पर किस तरीके से काम हो रहा है, इसके लिए हम गृह विभाग के साथ, पुलिस विभाग के साथ हमने बातचीत की है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने अब देश के विभिन्न राज्यों में संगठन विस्तार को लेकर कमर कस ली है। जी हां, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। जी हां, अब आम आदमी पार्टी ने बिहार में गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव झा को बिहार का प्रभारी बनाया है। संजीव झा को बिहार के साथ दिल्ली पूर्वांचल का भी प्रभारी बनाया गया है। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्वीट करके धन्यवाद दिया। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां तेजी से की जा रही है। जी हां, कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के लिए सभी अस्पताल, स्कूल और पंचायत भवनों में 31 दिसंबर तक 3 कमरों का चयन करके उन्हें वेटिंग, वैक्सीनेशन और ऑब्जर्वेशन रूम बनाना होगा। जय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को ऐसे निर्देश दिए हैं। दोस्तों, किशनगंज जिले में 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक की क्षमता को बढ़ाने के लिए 23 से 26 दिसंबर तक चलने वाले विटामिन ए टीकाकरण अभियान की शुरुआत किशनगंज के जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने शहर के रुई धासा कस्टम चौक के शिशुओं को विटामिन ए की खुराक पिलाकर की है। जी हां, जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद विस्तार से उपस्थित लोगों को विटामिन ए खुराक से होने वाले लाभ को बताया एवं अभिभावकों से सभी जिलों को खुराक अवश्य पिलाने के लिए अपील की।
दोस्तों अररिया जिला के 3 प्रखंड मुख्यालयों जैसे कि नरपतगंज, रानीगंज और जोकीहाट को नगर पंचायत बनाने और फिर जोगबनी नगर पंचायत को नगर परिषद में अपग्रेड किए जाने का प्रस्ताव अररिया जिला प्रशासन के द्वारा भेजा गया है। जी हां, कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी मिल गई तो फिर इन स्थानों के लोगों को शहर वासियों की तरह सुविधा मिलने लगेगी। जी हां, जिले में 12,000 से अधिक जनसंख्या वाले 3 पंचायतों को नगर पंचायत बनाने की आस पर महज एक मंजूरी का इंतजार है। दोस्तों बिहार में अगले साल यानी कि साल 2021 में मार्च तक 90,763 शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जी हां, एम्प्लॉयमेंट यूनिट को मेरिट लिस्ट प्रकाशन के लिए नया शेड्यूल जारी किया है। जी हां, शेड्यूल के मुताबिक 26 दिसंबर तक जिलों के NIC पोर्टल पर कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट अपलोड करनी है। जी हां, इसके बाद 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक मेरिट लिस्ट के संबंधित कैंडिडेट्स की ऑनलाइन आपत्तियां लेनी है। जी हां, आपत्तियां लेने के बाद 4 जनवरी से 10 जनवरी तक का निस्तारण करके फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर देनी है। दोस्तों क्रिसमस और नए साल के मौके पर बिहार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इन दोनों ही मौके पर सुरक्षा की विशेष व्यवस्था रखने को लेकर DGP ने भागलपुर SSP सहित अन्य जिलों के SSP को निर्देश दिया है। जी इस संबंध में SSP ने सभी जिले भर के अपने अधीनतल स्थल पदाधिकारियों और फिर थानाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं। जी क्रिसमस और नए साल के मौके पर महिलाओं और युवतियों से छेड़खानी, मारपीट और अन्य तरह की घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न जगहों पर सादे लिबास में महिला और पुलिस पदाधिकारी और कर्मी को तैनात करने का निर्देश दिया गया है। जी हां, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, पिकनिक स्पॉट और अन्य वैसी जगहों पर जहां पर भीड़ होने की संभावना रहती है उन जगहों पर विशेष चौकसी बरती जाएगी। दोस्तों बिहार सरकार समाज कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है। जी अक्सर ये देखा जाता है कि पैसों की कमी की वजह से बच्चे अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते हैं और ना चाहते हुए भी उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। जी हाँ, बिहार में ऐसे बच्चों की संख्या अधिक है। सरकार समय समय पर ऐसे बच्चों के लिए कई स्कीम लेकर आती रहती है। जी सरकार चाहती है कि उनके राज्य में हर बच्चे को शिक्षा मिले, लेकिन कई बार सरकारी योजनाओं का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं होने की वजह से लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। जी हाँ, बिहार में मुख्यमंत्री बाल बालिका प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर करना होगा और ये वेबसाइट है edudbt.bis.nic.in। आप इस वेबसाइट पर आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में अपराध जहां एक और थमने का नाम नहीं ले रहा है, वही नीतीश कुमार ने आज कानून व्यवस्था को लेकर चौथी बैठक की है। जी हां, CM आज सीधे पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और फिर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। जी हां, इस बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिया है। जी हां, बिहार में लगातार कई आपराधिक खबरें आ रही है और CM नीतीश कुमार के द्वारा निर्देश देने के बावजूद भी अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। CM नीतीश कुमार ने एक बार फिर से क्राइम कंट्रोल करने को लेकर पुलिस अधिकारियों से बातचीत की और फिर इस मामले में सख्ती बरतने का निर्देश दिया। इस बैठक में नीतीश कुमार बिहार के DGP SK सिंघल के साथ साथ सभी अधिकारियों से बात की और कहा कि सारी सुविधाओं देने के बावजूद अगर नतीजे नहीं मिलते हैं तो फिर इस मामले में जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों शिवहर जिला, चंपारण जिला, सीतामढ़ी और फिर मधुबनी जिलों को जोड़ने वाले NH 104 परियोजनाओं को 4 साल में पूरा हो जाना था, लेकिन 12 साल बाद भी ये परियोजना आधी अधूरी है। जी हाँ, 4 अलग अलग निर्माण कंपनियां इस हाईवे के निर्माण में लगी है, लेकिन अब तक निर्माण पूरा नहीं हो सका है। लिहाजा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वी चंपारण के चकिया से शुरू शिवहर, सीतामढ़ी, सूरसंड, जयनगर, मधुबनी और नरहिया तक को जोड़ने वाली 219 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का बजट बढ़कर अब 1061 करोड़ रुपए थी। जी 12 साल पहले केंद्र सरकार ने इस हाईवे को मंजूरी दी थी, तब से अब तक निर्माण पर लगातार ब्रेक लगता रहा। जी हां, कई निर्माण एजेंसियां इकरारनामा करने और फिर आधा अधूरा निर्माण करके फरार हो गई। जी हां, दोबारा टेंडर निकाला, NHAI द्वारा काम कराया गया। वर्तमान में काम चल रहा है, लेकिन निर्माण की रफ्तार काफी धीमी है। दोस्तों बिहार की नई एनडीए सरकार में बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं रेणु देवी ने बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार मुलाकात की है। यह बुधवार को उनकी मुलाकात केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी हुई। 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए दोनों उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात आज होगी। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला दिल्ली दौरा है।
दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने और फिर उपभोक्ताओं को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जी हां, सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब बिजली कनेक्शन जारी करने, बिजली बिलों का भुगतान करने की सुविधा और बिजली सप्लाई करने के लिए उपभोक्ताओं के ऊर्जा अधिकार तय कर दिए हैं। जी हां, नए नियमों के तहत डिस्ट्रीब्यूटर का यह कर्तव्य है कि वह ग्राहक की मांग पर उसे नियम के अनुसार बिजली सप्लाई करें। साथ ही यह ग्राहकों का अधिकार है कि उसे सारे स्टैंडर्ड का पालन करते हुए बिजली मिले। नए नियम के तहत बिजली से जुड़े कामों को पारदर्शिता और आसान बनाया गया है। इसके तहत ग्राहकों को ऑनलाइन आवेदन का विकल्प मिलेगा, यानी कि बिजली कनेक्शन के लिए कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। जी हां, बस ऑनलाइन के माध्यम से ही सारा काम हो जाएगा। दोस्तों, बिहार प्रदेश आरजेडी की कमान संभालने के बाद जगदानंद सिंह ने पार्टी में बड़े बदलाव किए हैं। जगदा बाबू के सामने आरजेडी की पुरानी संस्कृति को बदलना सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन पिछले एक साल में उन्होंने पार्टी दफ्तर से लेकर प्रदेश इकाई में सारे सिस्टम को दुरुस्त किया है। जी हां, विधानसभा चुनाव के दौरान जगदा बाबू का सिक्का जमकर चलता दिखा और अब तो जगदानंद सिंह पार्टी के पुराने और बड़े नेताओं को भी कतार में लगाने नहीं चूकते। जी हां, प्रदेश आरजेडी कार्यालय में कल किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर आरजेडी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण के लिए जगदानंद सिंह ने पार्टी नेताओं को कतार में खड़ा करवा दिया। जी हां, जगदानंद सिंह खुद पार्टी के नेताओं को लाइन में लगाते रहे। हालांकि सबसे पहले तेजस्वी यादव ने तस्वीर पर माल्यार्पण किया, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी, अनवर आलम, विजय प्रकाश और शक्ति सिंह यादव समेत तमाम नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष ने कतार में खड़ा करवा दिया। लाइन में लगे नेता एक एक करके तस्वीर पर माल्यार्पण करते नजर आए। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी को चिट्ठी लिखी है। जहां चिट्ठी में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के दरभंगा जिले में बने एयरपोर्ट का नामकरण मशहूर मैथिली कवि विद्यापति नाम पर करने की गुहार लगाई है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संजय झा ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। सीएम नीतीश कुमार ने चिट्ठी में लिखा है कि दरभंगा एयरपोर्ट चालू होने के बाद कम समय में ही इस एयरपोर्ट का काफी लोग प्रयोग करने लगे हैं और भविष्य में इस एयरपोर्ट के विकास की काफी संभावना है। यदि यहां आधारभूत संरचनाओं का और विकास हो और यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो फिर जल्द ही ये एयरपोर्ट बड़ी संख्या में लोगों को संपर्कता प्रदान कर सकता है। सीएम नीतीश कुमार ने लिखा है कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम मैथिल कोकिल कवि विद्यापति नाम पर रखने का प्रस्तावित लंबित है। दरभंगा में 24 दिसंबर 2018 को एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मैंने दरभंगा एयरपोर्ट का नामकरण विद्यापति एयरपोर्ट करने का प्रस्ताव दिया था और कार्यक्रम में उपस्थित तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु जी ने इस पर अपनी सहमति भी दी थी। दोस्तों, पटना में मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजना के तहत नल जल का काम करने वाले एक ठेकेदार पर 22 साल की युवती के अपहरण का आरोप लगा है। जहां मामला फुलवारी शरीफ के नौसहा गांव का है, जहां मंगलवार की रात ठेकेदार मोहम्मद अफरोज आलम ने अपने पड़ोस के एक लड़की को उसके घर से अगवा कर लिया। लड़की के परिजनों का आरोप है कि 30 साल के मोहम्मद अफरोज ने 22 साल की युवती का उसके घर से अपहरण कर लिया है। मोहम्मद अफरोज तकरीबन 2 दर्जन लोगों को लेकर घर में घुसा था और हथियार के बल पर युवती को अपने साथ ले गया। हालांकि इलाके में लगातार ये चर्चाएं हो रही है कि मोहम्मद अफरोज और युवती के पीछे प्रेम प्रसंग है और अगले हफ्ते युवती की रिंग सेरेमनी होने वाली थी। दोस्तों, बिहार में लापरवाह पुलिस कर्मियों पर एक बार फिर से गाज गिरी है। जी हां, लंबित केस के निष्पादन में लापरवाही करने के आरोप में एक दारोगा और 7 जमादार के वेतन पर रोक लगा दिया गया है। जी हां, सभी नगर थाना में तैनात हैं। ये कार्रवाई सीटा एसपी ने की है। सभी पर आरोप है कि काम में लापरवाही कर रहे थे। इसके अलावा नगर थाने के ही दारोगा सुनील कुमार पंडित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया है। एक तरफ एक्शन हुआ तो फिर दूसरी तरफ थाना में बेहतर काम करने वाले और फिर केस निष्पादन करने वालों को लेकर एसपी ने 5 दारोगा को सम्मानित भी किया। 16 दिसंबर को भी लापरवाही का आरोप में कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी थी। इसमें 3 दारोगा और 1 जमादार को काम में लापरवाही करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया था। दारोगा और जमादार के अलावा 19 अन्य पुलिसकर्मियों के ऊपर भी काम में लापरवाही को लेकर विभागीय कार्रवाई हुई थी। ये कार्रवाई मुजफ्फरपुर एसएसपी ने की थी।
दोस्तों पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और टीएमसी आमने सामने नजर आ रहे हैं। जी हां, इसी बीच बंगाल में हिंसाओं का दौर भी जारी है। जी हां, इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में बढ़ते हिंसाओं की घटना पर सुनवाई की है। मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद हिंसा का यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जी हां, जहां चुनाव से पहले कोर्ट ने ममता सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। जी हां, याचिकाकर्ता ने विपक्षी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की मांग की है। आपको बता दूं कि यह याचिका वकील विनीत ढांडा ने दायर की है, जिसमें बंगाल में बढ़ती हिंसा की वारदातों पर याचिका दायर की है। दोस्तों एक अजीबोगरीब मामला पटना महिला थाने में पहुंचा है, जहां एक नई दुल्हन ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराने महिला थाना पहुंची। जी हां, महिला ने बताया कि उसकी शादी तय होते समय छोटे भाई की तस्वीर दिखाई गई थी, लेकिन शादी बड़े भाई से करा दी गई। जी हां, शादी के बाद जब उसे पता चला तो उसने शिकायत करने की बात कही, लेकिन परिवार वालों के दबाव में आकर अब उसने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है और पति के साथ रहने से इनकार कर दिया है। जी हां, अपने आवेदन में दानापुर की रहने वाली महिला ने कहा है कि शादी से पहले उसे किसी और लड़की की तस्वीर दिखाई गई, यानी कि उसके छोटे भाई की तस्वीर दिखाई गई, और नवंबर में जब उसकी शादी हुई तो फिर दूसरे लड़के से करा दी गई। जब उसने शिकायत करने की बात कही तो फिर माता पिता ने इज्जत का हवाला देकर रोक लिया गया। दोस्तों जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने और फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद पहली बार हुए जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी चुनाव के नतीजे मंगलवार को सामने आ गए। जी हां, ये महत्वपूर्ण नतीजे सूबे की सियासत के लिए आगे का रास्ता प्रस्तुत करेंगे। जी हां, नतीजों में गुपकर गठबंधन सबसे बड़े अलायंस के तौर पर उभरा है, जबकि बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी का तमगा मिला। जी हां, मगर बीजेपी का जादू सिर्फ हिंदू बहुल जम्मू में ही चल पाया, जबकि घाटी ने गुपकर गठबंधन का साथ दिया। जी हां, यहां बीजेपी का कोई खास प्रभाव नजर नहीं आया। दोस्तों देश की प्रमुख ट्रैक्टर निर्माता कंपनी सोनालिका ने कल राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर किसानों के लिए खास इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर टाइगर इलेक्ट्रिक को लॉन्च किया है। बेहद ही आकर्षक लुक और दमदार इलेक्ट्रिक मोटर से सजी इस ट्रैक्टर की शुरुआती कीमत महज 5,99,000 रुपए तय शोरूम में की गई है। जी हां, नई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस इस इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को यूरोप में डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण भारत में हुआ है। जी हां, कंपनी का दावा है कि ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर नॉइसलेस फॉर्मिंग और फिर बेहतर ड्राइविंग रेंज प्रदान करेगा। सोनालिका टाइगर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर में कंपनी ने IP67 मानक वाले 25.5 किलोवाट की क्षमता का नेचुरल कूलिंग कॉम्पैक्ट बैटरी का प्रयोग किया है, जो कि सामान्य तौर पर डीजल ट्रैक्टरों के मुकाबले 1/4 से भी कम खर्च में इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हां, कंपनी का दावा है कि सोनालिका टाइगर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को आप आसानी से घरेलू सॉकेट से ही चार्ज कर सकते हैं। इसकी बैटरी को फुल चार्ज होने में तकरीबन 10 घंटे का समय लगता है। जी हां, इससे आपको बार बार फ्यूल पंप पर जाने की झंझट से भी मुक्ति मिलेगी। जी हां, इसके अलावा इसमें इस्तेमाल किया गया जर्मन इलेक्ट्रिक मोटर आपको 70% टॉर्क प्रदान करता है। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा ऐलान किया है, यानी कि आरजेडी ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में हम उसी का साथ देंगे जो बीजेपी को हराएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने इस बयान से स्पष्ट तौर पर संकेत दे दिया है कि आरजेडी पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के साथ खड़ी रहेगी। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर पार्टी के नेताओं के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव करेंगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है वह पूरा देश देख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद जब आरजेडी के पक्ष में परिणाम नहीं आए तो फिर ममता बनर्जी ने तेजस्वी यादव को फोन किया था। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।